नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक अभिक्रियाएँ और परिवर्तन जो होते हैं। तो दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएँ कौन कौन सी, उन पर देखेंगे। तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देना। तो गर्मियों में जब आती हैं तब आप लोग क्या करते हो, जो कमरा आपका जो रूम होता है उसमें आप लोग दूध रख देते हो या किचन में रख देते हो। तो क्या हो जाता है, वो कुछ टाइम के बाद वो खट्टा हो जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है या होती है ना। और अगला है लोहे में जंग लगना। जो लोहे में जंग लगती है वो भी किसी रासायनिक अभिक्रिया का ही परिणाम होता है। और अंगूर का किण्वन हो जाना है, यानी कि अंगूर का अधिक मात्रा में खट्टा हो जाना, ये क्या है, अंगूर का अधिक मात्रा में खट्टा हो जाना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और अगला है भोजन का पकना। तो भोजन जो पका जाता है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है ना। और शरीर द्वारा भोजन का पचाना भी तो रासायनिक अभिक्रिया है। शरीर द्वारा भोजन को क्या किया पचाया जाता है। और हमारे द्वारा सांस लेना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो वो जिसमें कुछ पकाया जा रहा है, जिसमें कुछ पचाया जा रहा है ना। तो ये क्या हो गई, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो रासायनिक अभिक्रिया आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें नया पदार्थ बनकर सामने आता है, इसे ये इरिवर्सिबल होती हैं, ये अनुत्क्रमणीय होती हैं। ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप लोगों ने अंतर पढ़ा होगा, है ना। आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। सबसे पहला अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी अवस्था पड़ी होंगी आपने, ठोस, द्रव और गैस। तो जो है ठोस से द्रव बन जाएगी या द्रव से गैस बन जाती है ना। और अगला है रंग में परिवर्तन। तो क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तब अगला है गैस का निकास या उत्सर्जन। तो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं तो उसमें गैस निकलती भी है, हाँ। और गैस का उत्सर्जन होता है, जैसे कई रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती हैं और भी गैसें निकलती हैं। अगला है तापमान में परिवर्तन। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें तापमान में भी परिवर्तन आ जाता है ना। आगे देखेंगे हम कैसे आता है परिवर्तन। तो अवस्था, रंग और तापमान, इनमें परिवर्तन होते हैं, गैस का उत्सर्जन होता है ना। रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन वाक्य के रूप में करना काफ़ी लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप से समीकरण द्वारा लिखा जाता है। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे कि ये नीचे देखें आप, हमने मैग्नीशियम, इसे लिखा जाएगा, अगर हमने मैग्नीशियम लिया, फिर ऑक्सीजन लिया, उसमें उसके साथ क्रिया की, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्राप्त हुआ, तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, 2-3 वाक्य बन जाते हैं। इसे एक ही वाक्य में हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। आगे देखते हैं, तो ये जो मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, अभिकारक हो जाता है ना। अब ये दोनों अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिल रहा है वो क्या है, उत्पाद है। तो जो अभिकारक है उन्हें बाएं साइड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो उत्पाद होती है उन्हें राइट हैंड साइड यानी दाएं तरफ लिखा जाता है। तो इसे अपन इन तत्वों के जो संकेत होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का Mg होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है, तो इनको एक साथ लिखेंगे हम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग इससे, हाँ। कुछ लोग बोलेंगे कि अभी ये संतुलित नहीं है, तो ये संतुलित अभी करेंगे हम बाद में, है ना, ऐसे सीखेंगे। आगे देखेंगे संतुलित समीकरण का महत्व देखेंगे। रासायनिक संरक्षण नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जो उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान की क्या होता है, बराबर होता है ना। आगे देखेंगे, समीकरण संतुलित करने के कुछ चरण हैं। तो सबसे पहले हम ये समीकरण देख रहे हैं जिसमें आयरन है, ठीक है, H2O है, और आयरन H2O मिलकर क्या दे रहे हैं, Fe3O4 दे रहे हैं ना, और हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं। तो यह समीकरण भी संतुलित नहीं है। संतुलित कैसे नहीं है, क्योंकि इसमें आयरन के 3 तत्व हैं, इसमें आयरन तो एक ही है ना। इसमें ऑक्सीजन 4 हैं, इसमें तो ऑक्सीजन एक ही है।
तो अभी यह संतुलित नहीं है, तो इसे संतुलित करना है हमें, है ना। तो जो समीकरण संतुलित नहीं हो उसे कहा जाता है ढांचा समीकरण। उसे क्या कहा जाता है? ढांचा समीकरण। तो चरण एक, तो उसके लिए कुछ चरण फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले सूत्र के चारों ओर ऐसे 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 बॉक्स बना लीजिए आप, ऐसे ऐसे क्या बना लीजिए, ऐसे ऐसे आप बॉक्स बना सकते हैं ना। ऐसे बॉक्स बना लिया आपने, और बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है आप लोगों को, है ना। अभी सिर्फ बॉक्स बनाना है। और दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की सूची बना लीजिए। तो इधर आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तीन ही तत्व है ना इसमें। तो इनकी दोनों तरफ की सूची बनानी है। तो पहली तरफ आयरन एक है, हाइड्रोजन दो है, इसमें हाइड्रोजन दो है, अभिकारक है ना, ये अभिकारक अपने, हाँ। और ऑक्सीजन एक है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। तो ऐसे ही आयरन का देखना है अपन को, ठीक है, नहीं उत्पादों का देखना है। उत्पादों में आयरन 3 है, 3 आ गए। ऑक्सीजन 4 हैं, नीचे 4 आ गए। और हाइड्रोजन 2 हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन आ गए, है ना। तो आप लोगों की सूची बना ली है। और सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। तो अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनेंगे तो हमें आसानी हो जाती है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इसे देखेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन इधर 4 है ना, तो ऑक्सीजन को चुना है हमने। तो प्रारंभ में जो इसे संयुक्त रूप से ही सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन को अलग लगेंगे यहाँ पर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे की तरफ लगाएंगे तो दोनों में गुणा होगा, उसका हाइड्रोजन में भी गुणा होगा और ऑक्सीजन में भी गुणा होगा। तो अभी तो प्रारंभ में क्या थे, हाइड्रोजन ये था, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब ये पानी का सूत्र है जो था, और इधर क्या था, Fe3O4 था, है ना। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऑक्सीजन दी हुई है हमारे, तो इधर 4 ऑक्सीजन को करेंगे हम, तो उसके लिए 4 आगे लगा देंगे, है ना। तो 4 ऑक्सीजन हो गई, लेकिन क्या हो गया, इधर 8 हाइड्रोजन हो गई। कितनी हाइड्रोजन हो गई? 8 हाइड्रोजन। तो आगे देखेंगे हम ना, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया है अभी, है ना। अगला चरण देखेंगे, इसमें क्या होगा, आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन तो हो गया, हाइड्रोजन और आयरन अभी भी संतुलित नहीं है। अब हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करेंगे। तो कैसे करेंगे आप लोग, ये अपने H2O जो है, H2O के सामने तो आपका 4 पहले से लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन कितने हैं अभी, हाइड्रोजन भी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है ना अभी कारकों में इधर 8 हाइड्रोजन है। और उत्पादों में कितने हाइड्रोजन है, उत्पादों में भी 2 हाइड्रोजन है, ये आप लोग देख सकते हो 2 हाइड्रोजन। तो इधर 8 हाइड्रोजन है, तो इधर 8 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करेंगे, 4 का क्या कर देंगे, गुणा। 4 का गुणा हमने इधर कर दिया है, तो अभी हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए। इधर ऑक्सीजन 4 थे, इधर भी 4 थे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी सॉल्व कर लिए हैं हमने। तब किसको चुनेंगे, अब चुनेंगे आयरन को, है ना। तो आयरन के परमाणु पहले क्या थे, पहले एक था इधर, उधर 3 थे ना। तो अभी कारकों में 1 था और उत्पादों में 3 था। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए अभिकारकों में कम है ना, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे आप। तो इधर आपने क्या किया, 3 का गुणा कर दिया, है ना, अभिकारकों की तरफ। तो इधर 3 आयरन हो गया, 3 आयरन इधर है ना, और 3 आयरन इधर हो गया। और ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4 ऑक्सीजन है, उधर 8 हाइड्रोजन है, तो इधर 8 हाइड्रोजन है। तो इसकी हमने ये जांच कर ली है, ये बिल्कुल सही है ना। अब चरण 7 में क्या करेंगे कि भौतिक संकेत लिखेंगे। तो आयरन कैसा होता है, सॉलिड होता है, आपको पता ही है। और यहाँ पर H2O तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जल होता है, तो यहाँ पर जी पर गैस क्यों लिखा हुआ है। तो जो लोहा होता है ना, लोहा आपने देखा होगा, उसमें जंग लग जाती है, तो वो पानी के साथ क्रिया नहीं करता। वो पानी की जो वाटर वेपर होती है, जो जल वाष्प होती है, या जो वातावरण में नमी होती है, उससे क्रिया करता है। तो यहाँ पर H2O का गैस फॉर्म आएगा। अब जो जल वाष्प है, तो उसमें क्या होता है, वो तो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ही होती हैं। तो इसमें गैसीय मतलब कि, तो वह गैसीय फॉर्म ही हो जाएगा, है ना, पूरा। तो इसमें हाइड्रोजन भी होगा, उसमें ऑक्सीजन भी होगी। बिना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वाटर वेपर बनेगी नहीं। तो यहाँ पर H2O का गैस आया है ना, समझो इसे। और आगे जो Fe3O4 है वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ओके। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, वो तो गैस ही है ना। ये गैस क्या हो रही है, ऊपर की तरफ निकल रही है ना। अब आपके NCERT की बुक में ये प्रश्न दिया हुआ है, इनको आप सॉल्व करना। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम आयरन को साफ क्यों किया जाता है ना।
और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ क्रिया होगी तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, लेकिन इसका हमें समीकरण लिखना है और उसे संतुलित भी करना है। ऐसे बेरियम क्लोराइड का क्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ होगी तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम की जल के साथ क्रिया होगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, है ना। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित समीकरण भी लिखना है। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है और अवलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। और अगला पॉइंट है, ये अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल देते हैं, है ना। तो ये देखेंगे हम अपने अगले पार्ट में। ये पहला पार्ट था कक्षा 10 विज्ञान का, ना। और हम समीकरण को आगे भी संतुलित करेंगे, संतुलित करते जाएंगे। तो आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो, है ना, इसे समझने में। ओके, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। ये पार्ट 1 है, अभी 3 पार्ट में मुझे पार्ट 1 जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कराना है। तो ये पहला चैप्टर, तो ये पहला पार्ट है, अगला पार्ट आएगा और उसके बाद फिर जल्द ही तीसरा पार्ट भी आएगा। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जहाँ कोई भी समस्या हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।